वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 6 के अध्याय 2 गणित में रेखाएं और कोण आज की चर्चा का विषय है। रेखाएं और कोण ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये गणित की शाखा रेखा गणित या ज्यामिति कह लें, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे जो शब्द मैंने लिख रखे हुए हैं, बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण और कोण, ये सभी ज्यामिति को समझने के लिए रेखा गणित की यानी कि ज्यामिति की मूल अवधारणाएं हैं। इनको समझे बिना हमने जैसे कि पिछले पाठ में पढ़ा था आकार अनुक्रमों के बारे में, तो वहाँ पे कुछ आकृतियाँ बना रहे थे हम। उन सभी आकृतियों को कैसे बनाया जाना है, उन सारी चीज़ों को, किसी भी तरह की कोई भी आकृति गणित में जब बनाई जाएगी, जब आप 2D में इसे विस्तारित रूप से पढ़ेंगे या त्रिबिंबकीय आकृतियों के विषय में पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आपको इन अवधारणाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिंदु से। बिंदु को ऐसा समझें कि ये किसी समतल पर किसी भी वस्तु की या जो भी चीज़ कंसीडरेशन में है, जो भी चीज़ समझी जानी है, जिसका स्थान निर्धारित होना है, उसकी स्थिति के विषय में जानकारी देती है। और इसे मार्क करने के लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो मैंने अभी लाल रंग से अंकित किया है, ये बिंदु की अवधारणा नहीं है। बिंदु की अवधारणा में हम ये समझते हैं कि बिंदु इससे कहीं छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी कि ना के बराबर है। यानी कि ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, और ना ही कोई मोटाई है। तो इसे बनाने के लिए, इसे समझने के लिए हम प्रकार की नोक या पेंसिल की नोक, इस तरह की, या सुई की नोक के बराबर समझ सकते हैं। यानी कि छोटा और छोटा और छोटा, यानी कि इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अब बात आती है कि बिंदु को हम कैसे चिन्हित करते हैं। तो इसके लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, बड़े अक्षर जो हैं, ABCDEF, तो इसे हम ऐसा पढ़ेंगे। बिंदु A। जब इस तरह की आकृति हमारे सामने है, हमने उसको A मार्क कर रखा हुआ है, तो इसका अर्थ है ये क्या है, बिंदु A। अभी मैं इसको नाम B दे देता हूं, तो इसका अर्थ हो जाएगा बिंदु B। तो बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के द्वारा, कैपिटल जो शब्द होते हैं उनके द्वारा जो है, वर्ण जो होते हैं उनके द्वारा जो है वो अंकित किया जाता है। उसके बाद दूसरी अवधारणा जो है वो है रेखाखंड की। रेखाखंड को समझने के लिए ऐसा देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक कागज़ है, मैंने इस कागज़ को यहाँ से फोल्ड लगा दिया, तो आपको यहाँ पे एक क्रीज जैसी दिखाई देगी, एक फोल्ड जैसा दिखाई देगा। ऐसे कह लें कि इस तरह से ये एक फोल्ड जो है वो दिखाई देगा। यही वो अवधारणा है जो कि रेखाखंड है। यानी कि दो बिंदु हैं, एक ये A कह लें और एक ये B कह लें, और इनके बीच में ये जो रास्ता है, A और B से पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, मैं अलग से बता रहा हूं। A से B तक पहुंचने के लिए आप यहां से होते हुए ऐसे जा सकते हैं, आप इधर से ऐसे घूमते हुए इधर से जा सकते हैं, और कई रास्ते हो सकते हैं, इस तरह से पहुंच सकते हैं। पर जो सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता है, सबसे जल्दी पहुंचने वाला रास्ता है, वो है
सीधा ए से बी की तरफ जाना, यानी कि ये अवधारणा दो बिंदुओं के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे छोटा मार्ग है, उसी को हम ज्यामिति में रेखाखंड कहते हैं। और इसे लिखने के लिए हम जैसे ऐसे लिख देंगे, दोनों बिंदुओं को लिख देंगे जो उसके अंत बिंदु कहलाते हैं, अंत बिंदु। और इसके ऊपर इस तरह से एक निशान बना देंगे और ये पढ़ा जाएगा रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी। और लिखने का तरीका ये, आप इसे रेखाखंड बी ए भी लिख सकते हैं, यानी कि इसे दोनों ही तरह से पढ़ा जा सकता है, इधर से इधर को भी और इधर से इधर को भी पढ़ा, ए से बी की तरफ भी पढ़ा जा सकता है रेखाखंड ए बी, और बी से ए की तरफ भी पढ़ा जा सकता है रेखाखंड बी ए, दोनों ही सही हैं। इसके बाद जो तीसरी अवधारणा आती है वो है रेखा की। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये रेखाखंड ए बी है, तो अब अगर इस रेखाखंड को मैं दोनों ही तरफ विस्तार दे दूं, ए से बी की तरफ भी आगे विस्तार दे दूं और बी से ए की तरफ भी विस्तार दे दूं, तो ये जो विस्तार है ये कभी ना समाप्त होने वाला विस्तार है। यानी कि जितना आपका तल है तो तल भी उसमें अनिश्चित तक विस्तार हुआ है, अनंत तक उसका विस्तार है। तो ये जो रेखाखंड है ये दोनों तरफ अनंत तक क्या हो सकता है, विस्तारित हो सकता है, इसको फैलाया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसके तीर का निशान लगा देते हैं इधर भी, इस जिसका अर्थ है कि इसको इधर भी जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं और इधर भी जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो अब ये जो आपके पास आकृति बन गई है जिसके दोनों तरफ, इसे हम रेखा ए बी कहते हैं और लिखने के लिए हम इसे चिन्हों के अनुसार इस तरह से लिख देंगे, रेखा ए बी। ये वाला चिन्ह रेखा का ही चिन्ह, जिस तरह से ये नजर आ रहा है उसी तरह से ए बी के ऊपर मैं इसे रेखा बी ए भी लिख सकता हूं, दोनों ही सही हैं। कई बार हम थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए पूरी रेखा को कोई एक नाम दे देते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि ये नाम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, जैसे इसे कह दिया मैंने कि ये रेखा एल है, तो इसे रेखा एल भी कहा जा सकता है, ऐसे कह लें रेखा एल, लाइन एल, कुछ भी नाम दे दें, पी एल एम एन पी क्यू, रेखा ए भी बोल सकते हैं, पर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, उसका अर्थ है कि इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद इन्हीं से एक और आकृति सामने आती है, उसका नाम है किरण। जब मैं किसी रेखा को एक ही तरफ विस्तारित करते हुए समझता हूं कि यह रेखाखंड था ए बी, अब मैंने इसे ए से बी की तरफ ही विस्तारित किया तो यही आकृति बनेगी और इस आकृति का नाम है किरण। और ये जैसा कि ए से बी की तरफ है तो मैं इसे किरण ए बी लिख सकता हूँ, और तरीका भी यही है इसे लिखने का, ए बी और उसके ऊपर तीर का निशान लगा दें, किरण ए बी, यानी ए बिंदु से बी की तरफ उसका विस्तार है। ये जो ए बिंदु है ये इसका आरंभिक या प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, आदि बिंदु कह लें, प्रारंभिक बिंदु कह लें, ठीक है, शुरू वाला बिंदु कह लें। तो यहाँ से ये किरण शुरू हो रही है और बी की तरफ विस्तारित है, तो इसका अर्थ है ये किरण ए बी है। इसको अब बी ए किरण करके नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जब हम बी ए किरण लिखेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा कि अब जैसे कि मैं यहाँ पे
ये ए बी किरण थी हमारे पास। अगर मैं अब इसे बी से ए की तरफ विस्तारित करता हूं तो अब इसकी दिशा उल्टी होगी। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा किरण बी ए, और इस तरह से बी ए किरण करके से समझना पड़ेगा। किरण बी ए, बी से, अब इसका प्रारंभिक बिंदु बी है, ये किरण बी से शुरू हो रही। ये किरण का जो विषय है वो वही है, जैसे कि हम कहते हैं सूर्य से किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, तो उनका प्रारंभिक बिंदु जो है वो क्या है, सूर्य है। टॉर्च से किरणें निकल रही हैं, तो टॉर्च का जो बल्ब है जहाँ से वो प्रारंभ हो रही हैं वो उनका प्रारंभिक बिंदु है, और जिस दिशा में हम लाइट को फेंकना चाह रहे हैं उस दिशा में वो किरणें गमन कर रही हैं, उस दिशा में वो किरणें जा रही हैं। तो ये 4 बेसिक कंसेप्ट हैं, मौलिक अवधारणाएं हैं जिन्हें हम रेखा गणित को समझने के लिए करते हैं। उसके बाद जब किरण का कंसेप्ट आता है, किरण का विषय आता है, तो उस टाइम पर हमारे पास एक और चीज़ आती है। जब हम 2 किरणों की बात करते हैं और 2 ऐसी किरणें जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, मान लेते हैं ओ बिंदु से प्रारंभ हो रही, और ये ए बिंदु है इस पर, और ये बिंदु है बी। कहने का अर्थ है कि हमारे पास 2 किरणें हैं, एक ओ ए किरण है और एक ओ बी किरण है। उनका आरंभिक बिंदु जो है वो एक ही है, ओ से शुरू हो रही है। पर अब ये जब ये अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं तो ये आपस में एक ज्यामितीय आकृति का, एक रेखागणितीय आकृति का निर्माण कर रही हैं। उस आकृति का नाम है कोण। इसे हम एक चाप के माध्यम से दिखा सकते हैं, ये घुमाव को, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो मैं इसे कह सकता हूं कि इन किरणों से बना हुआ कोण ए ओ बी है, या इसे कोण बी ओ ए भी पढ़ा जा सकता है, और तीसरे तरीके से इसे कोण ओ भी पढ़ा जा सकता है। 3 तरीके हैं इस कोण को पढ़ने के। कोण ए ओ बी ऐसे करके पढ़ सकते हैं, शीर्ष को हमेशा बीच में पढ़ें, ए ओ बी, या फिर इधर से पढ़ना है दूसरी किरण से बी ओ ए कोण। और अगर इससे थोड़ा आसानी से पढ़ना है, ये तब की बात है जब इस शीर्ष पर कोई अन्य रेखाएं ना आ रही हों, यानी कि इसे समझना आसान हो, एक शीर्ष पर एक ही कोण बन रहा है। पर अगर आपके पास आकृति में कुछ और किरणें भी ओ से शुरू हो रही हैं, इस तरह से हैं, तो ऐसी स्थिति में कोण ओ पढ़ने से बचें, यानी कि वो उस टाइम पर इसको, उस समय इसको सही तरीके से निर्देशित बता जो है आपको नहीं पाएगा। तो इस तरह से अगर ओ से और भी किरणें आ रही हैं, ए है, ये बी है, और ये एक और किरण आ गई सी, तो ऐसी स्थिति में कोण ओ जो कहना है वो उचित नहीं जान पड़ता, यानी कि ऐसा करने से आपको बचना है। अगर उस टाइम पे हम इसे कोण ई ओ बी या कोण बी ओ ए पूर्ण रूप से ही इसे पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। इनको छोटे रूप में भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी, यानी कि कोण शब्द के लिए रेखा गणित में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कोण इसी तरह से आप बना देते हैं, और ये कोण बी ओ ए करके लिख सकते हैं, और इसे कोण ओ करके लिखा जा सकता है। तो ये सारी मौलिक अवधारणाएं हैं जिनमें कि बिंदु एक स्थिति है किसी समतल के ऊपर, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल वर्ण ए के द्वारा दिखाया गया है, ए बी सी किसी के भी द्वारा। और जब 2 बिंदु किसी समतल में होते हैं तो उनको मिलाने वाला जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे रेखाखंड कहते हैं। उन्हें बताने का तरीका ये है, रेखाखंड ए बी, या ए बी के ऊपर आप
इस तरह से रेखाखंड का चिन्ह बना दें, ये रेखाखंड पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका है रेखाखंड AB, रेखाखंड BA, दोनों ही तरीके से पढ़ सकते हैं। और जब किसी रेखाखंड AB को हम A से B की तरफ भी विस्तारित करते हैं और B से A की तरफ, दोनों ही तरफ विस्तार देते हैं, तो वो जो नई आकृति बन जाती है उसका नाम है रेखा। तो उसे इस तीर के चिन्ह के द्वारा दोनों बिंदुओं को लिखते हुए तीर का चिन्ह लगा करके उसे रेखा AB कह सकते हैं, ये रेखा BA, दोनों ही तरह से उसे पढ़ा जा सकता है। कई बार रेखाओं को संक्षिप्त रूप में भी नाम दिया जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे जो वर्ण हैं उनके द्वारा इसे L से कह सकते हैं, रेखा L। किरण AB जो है जो किरण है उसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे AB रेखाखंड लिया। अब उसको विस्तार A की तरफ दिया, तो जब A से विस्तार करता हूँ तो ये किरण AB बन जाती है, और जब इसे दूसरी तरफ से B से A की तरफ विस्तार देता हूँ तो इसे किरण BA कहा जाता है। पहली स्थिति में A जो है ये प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से ये किरण शुरू हो रही है, और दूसरी स्थिति में B जो है ये प्रारंभिक बिंदु है। और इसके बाद जब दो किरणें एक ही प्रारंभिक बिंदु से शुरू होती हैं, प्रारंभ होती हैं, तो उनके बीच में जिस ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है उसी को हम कोण कहते हैं। यानी कि दो किरणों के बीच में कितना घुमाव है, कितनी घूमी हुई है वो ही कोण है। और इस कोण की मात्रा को हम आगे पढ़ेंगे कि ये कितना घुमाव कितना है, इसको कैसे मापते हैं। कोण को पढ़ने के भी तीन तरीके हैं। आप इसे AOB करके पढ़ सकते हैं, कोण AOB। आप इसे B से भी शुरू करते हुए पढ़ सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमेशा शीर्ष को बीच में पढ़ा जाना, और साथ में इसे कोण O भी पढ़ा जा सकता है तब जब O से और कोई अन्य किरणें पास नहीं हो रही हैं, और कोई किरणें नहीं जा रही हैं। यदि O से अन्य और किरणें भी जा रही हैं तो इसे कोण O कहने से बचें। उसे स्पष्ट रूप से उसके बिंदुओं, उसके किरणों पर स्थित बिंदुओं की सहायता से ही प्रदर्शित करने का प्रयास करें। इसके बाद आगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कोण की तुलना कैसे की जाएगी, कोण को मापा कैसे जाएगा, और अलग अलग माप के कोणों के क्या क्या नाम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी आधारभूत अवधारणाओं को जान लेने के बाद ज़रूरत है हमें ये समझने की कि कोणों को कैसे मापा जाता है और उनकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं। तो मापने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि उनकी तुलना करने का क्या तरीका है। तो इसे समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक कोण है, कोण AOB, और एक अन्य कोण है COD। तो हमें कैसे पता लगाना है कि ये इनका माप जो है वो कैसा है, यानी कि उनकी तुलना करनी है। तो तुलना में तीन चीज़ें हो सकती हैं कि पहले वाला कोण दूसरे वाले कोण से छोटा हो सकता है, पहले वाला कोण दूसरे वाले कोण से बड़ा हो सकता है, पहले वाला कोण दूसरे वाले कोण के बराबर हो सकता है। तो इन तीनों में से कौन सी स्थिति है दो कोणों में, इसका पता लगाने के लिए हम अध्यारोपण की विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्यारोपण का अर्थ है कि हम इस साइज के ये कोण काट लेंगे कागज से, और एक कोण को उठा करके इस दूसरे के ऊपर, यानी कि अगर इसको मैं O डैश कह दूं तो O और O डैश के ऊपर, इसके ऊपर रख देता हूं मैं इसको। तो और ये OB भुजा के साथ OD भुजा रख देता हूं। तो फिर देखते हैं कि ये OA भुजा क्या इससे नीचे रह जाती है। तो इसका अर्थ है कि ये कोण, ऊपर वाला कोण यानी कि ये वाला कोण इस कोण से छोटा है। और यदि OA भुजा OC भुजा के इधर ऊपर की तरफ चली जाती है
तो इसका अर्थ है कि ये पहले वाला कोण बड़ा है और दूसरे वाला कोण जो है वो छोटा है। और यदि OB भुजा OD के ऊपर और OA भुजा पूरी तरह से O' के ऊपर, O' और O' के ऊपर ये भुजाएं, संगत भुजाएं जो है इनके ऊपर आ जाती हैं, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है कि अध्यारोपण के द्वारा, यानी कि आप इनकी जो पिक्चर है उसको कागज़ पर काट लें, इस तरीके से कोण बना करके दो कोनों की पिक्चर काट लें और उसको एक को दूसरे के ऊपर रख करके देखें, तो जो आपको छोटा दिखाई देता है वो छोटा है और दूसरे वाला बड़ा है। और यदि वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं तो इसका अर्थ है कि वो आपस में बराबर है। अब कई बार क्या होता है कि हमने एक कोण इस तरह से बना दिया और इतना ही कोण इस तरह से बना दिया और फिर कहें कि ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है, जबकि इन दोनों का ये जो घुमाव है ये बराबर है। कोण बराबर कब होंगे? जब उनका ये दोनों किरणों के बीच का घुमाव जो है वो आपस में बराबर होगा। तो यदि ये घुमाव बराबर है दोनों में, तो किरण की भुजाएं कितनी भी बड़ी हैं, कोण एक समान रहेगा। तो यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है, तो इस गलती को करने से बचना चाहिए कि देख करके हम ये बोलें कि ये वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण छोटा है। अगर हम इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करें तो ये किरण इस किरण के अनुदिश जा रही है और ये वाली किरण इसके अनुदिश आ रही है, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? समान है। किरणों की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा कि कोण जो बड़ा है या छोटा है। उसके बाद तुलना के बाद अब माप की बात करते हैं। तो कोण को मापने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कोण बना रखे हुए हैं, हम इसको मापने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ये एक किरण है और इसी के साथ एक दूसरी किरण है जो कि सुई की घड़ी की सुइयां होती हैं जिस तरह से, तो सुई इस यहाँ से, दूसरी सुई जो है वो यहाँ से ऐसे घूमती है, ऐसे, और ऐसे एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो ये जो एक पूरा चक्कर है जो वृत्ताकार रास्ते को पूरा तय कर रही है, इस को हमने पूरे को 360 छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। 360 भाग, 360 डिग्री कह देते हैं हम, एक छोटे भाग को 1 डिग्री कह देते हैं। तो 360 ये नंबर हमने इसलिए लिया है कि ये एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत सी संख्याओं से भाग हो जाता है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 12 से 15 से 18 से। तो इस तरह से ये काफ़ी संख्याओं से जो है भाग जो है वो हो जाता है। तो इसके और भाग करना जो है होते हैं वो आसान हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इस एक पूरे चक्कर को 360 डिग्री में जो बांट रखा हुआ है। इसको समझने के लिए और इसके हिसाब से, डिग्रीज के हिसाब से कोण बनाने के लिए हमारे पास एक ये यंत्र है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो यंत्र है इसको हम चांदा कहते हैं। ये वैसा ही वृत्त है, आधा वृत्त है, आधा वृत्त लिया हुआ है। तो अगर हम एक पूरे चक्कर को 360 डिग्रीज कह रहे हैं तो आधे चक्कर को 180 डिग्री। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर भी 0 से लेकर के 180 तक, और या इधर से 0 से लेकर के 180 तक, निर्भर करता है कि आपने चांदे का इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी किरण जो है, कोण जो है वो इस तरफ से आप बनता हुआ देख रहे हैं या इस कोण को आप इधर से बनता हुआ देख रहे हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में चांदे का इस्तेमाल जो है वो हम जो अब पहली किरण के ऊपर रखेंगे तो 0 वाली साइड से, तो जहाँ से 0 आ रहा है उसी जो यहाँ पे जो 2 स्केल्स बन रखी हुई हैं, तो 0 से शुरू होने वाली स्केल को ही पढ़ा जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका जो ये जो केंद्र बिंदु है, ये वाला चांदे का केंद्र बिंदु, इसको यहाँ पे इसके ऊपर जो शीर्ष है कोण का, इसके ऊपर रखा जाता है और इसकी एक भुजा जो है, 0 वाली लाइन जो है, उसको एक किरण के साथ, यानी कि कोण की एक भुजा के साथ रखा जाता है
और दूसरी किरण कहाँ से गुजर रही है, तो जीरो ये यहाँ से नीचे वाली जो इसकी इकाई है, जो स्केल बनी हुई है नीचे की ओर से जो स्केल बनी हुई है, वहाँ से इसको पढ़ा जा सकता है। तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये लगभग 55 डिग्री से होकर के जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बनने वाला कोण जो है ये 55 डिग्री का है। ठीक इसी तरह से जब इस दिशा के अनुदिश ये कोण दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से अब रखेंगे। अभी ये दूसरी तरफ है, बाईं ओर है, तो रखना वहीं पे है, शीर्ष को जो केंद्र बिंदु है इसका, यानी कि इस अर्धवृत्त का जो केंद्र बिंदु है वहाँ पे रखेंगे और एक किरण के अनुदिश रख देंगे और ये किरण जीरो से रीड करेगी। अब हमें बाहर वाली स्केल से रीड करना है क्योंकि अब जीरो बाहर वाली स्केल के ऊपर है। तो 0, 10, 20, 30 और ये 32 या 33 डिग्री, 32 डिग्री कह लें, तो ये जो कोण है ये 32 डिग्री का कोण जो है यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से हम ये जो चांदा है, चांद भी जिसे कहते हैं, इसकी सहायता से हम जो है ये कोण जो है वो पढ़ सकते हैं। फिर आता है कोणों को बनाना। तो अगर हमें ऐसे कह दिया जाए कि एक कोण बनाएं PIN, तो PIN जब भी हम ऐसा कहते हैं कि कोण PIN बनाएं जो 40 डिग्री है, इस तरह से हमें कोण की रचना करने के लिए आ जाती है कि एक 40 डिग्री का कोण बनाएं और उसका नाम रखें PIN। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर हम एक रफ चित्र बनाएं तो उसमें ये P, ये I और ये N होगा, यानी कि दो किरणें होंगी, एक IP और एक IN, जो दोनों I से शुरू हो रही होंगी, एक IP और एक IN। तो आप क्या कर सकते हैं, एक किरण को नीचे ले सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे I लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, N, और फिर चांदे की सहायता से यहाँ पे I के ऊपर इस चांदे का केंद्र रखेंगे, इसे N के अनुदिश पढ़ेंगे और फिर 40 डिग्री पर हम के सामने पर जो पेंसिल है उससे निशान लगा लेंगे और फिर जो हमारे पास स्केल होती है उसकी हेल्प से, हम स्केल की हेल्प से I को आगे जो है जो 40 डिग्री वाला निशान था उसके साथ मिलाते हुए बढ़ा देंगे, तो आपके पास ये P बिंदु आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कोण का जो है वो निर्माण कर सकते हैं, कितने भी डिग्री का। तो यहाँ से हम इसको मार्क कर सकते हैं कि ये कोण जो है 40 डिग्री का और नाम है इसका PIN। तो इस तरह से चांदे की सहायता से कितने भी डिग्री का जो कोण है वो बनाया जा सकता है। तो आपने देखा कि ये चांदा 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक है और इसको जब नीचे की ओर रख देंगे तो यही 180 डिग्री और आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के 360 डिग्री हो जाएंगे। अब ये जो कोण है सारे के सारे बन रहे हैं, इन कोणों में कुछ कोण ऐसे विशेष कोण हैं जिनको हमने नाम दे रखा हुआ है ताकि उनकी पहचान हम आसानी से कर पाए। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है न्यून कोण का। तो जो कोण 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होते हैं, बीच, यहाँ पे मैंने बीच शब्द लिख दिया, यानी कि ना तो 0 डिग्री इसमें आएगा और ना ही 90 डिग्री इसमें आएगा, तो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये जो कोण होंगे इन्हें हम न्यून कोण कहते हैं, नाम है इनका न्यून कोण। जैसे ये न्यून कोण है आपके पास 32 डिग्री का, 90 से छोटा है, ये न्यून कोण है, ये जो मैंने अभी सभी कोण बनाए हैं ये न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री का यहाँ से अगर हम अनुमान लगाएं तो जब 90 डिग्री होगा तो ये इसका आधा होगा, यानी कि ये वाली स्थिति होगी, दूसरी किरण यहाँ पे पहुंचेगी। तो जब ये 90 डिग्री का यहाँ पे ये कोण बनेगा तो इस कोण को, जो 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको हम कहते हैं समकोण, 90 डिग्री का कोण, पूरा 90 डिग्री का कोण। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक किरण दूसरी किरण के ऊपर सीधी खड़ी रहती है। जैसे कि घड़ी में जब ठीक 3 बजते हैं तो उस समय जो सुइयों की स्थिति होती है, उस तरीके से 3 बज रहे हैं, और भी कई समय ऐसे आते हैं, आप उनका अनुमान लगा सकते हैं कि जब
ये घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी रहती हैं, लंब रूप में खड़ी रहती हैं। तो जो होती हैं जो किरणें इन्हें बनाती हैं उन्हें लंब किरणें कहते हैं, और जो रेखाएं इन्हें बनाती हैं उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं वो इस तरह से होंगी, एक दूसरे पर खड़ी, इस तरह से ये लंब रेखाएं होंगी, और ये आपस में 90 डिग्री का कोण जो है बना रही होंगी। तो ये 90 डिग्री के कोण का निशान है कि जब हम कोण को इस तरह से बना देते हैं तो इसका चिन्ह है उसका कि ये 90 डिग्री पढ़ा जाएगा। अधिक कोण, तो जब कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि इस स्थिति में क्या होगा कि एक किरण ये है, अब दूसरी किरण 90 डिग्री वाली ये किरण होती है, तो इससे थोड़ा और आगे की ओर होगी। जैसे हम यहाँ से 0 1 2 3 4 पढ़ते चले जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे 90 आता है तो 90 से ज़्यादा होगा, यानी कि इस तरह का कोण जो नजर आएगा वो अधिक कोण है। 105 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, 130 डिग्री का कोण, ये सभी कोण जो 90 डिग्री से बड़े हैं वो सभी कैसे हैं? अधिक कोण है। उसके बाद जब आप इस अधिक कोण से इस तरफ को ये चलते चले जाएंगे तो ये सभी अधिक कोण बनते हुए नजर आएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब आप यहाँ पे होंगे, जैसे घड़ी की सुइयों पर 6 बज रहे हैं। तो अगर घड़ी की सुइयों पर जैसे 6 बज रहे हैं तो एक सुई 6 पर है, दूसरी सुई 12 पर है, तो वो दोनों किरणें इस तरह से दिखाई देती हैं। यहाँ पे केंद्र है, तो ये जो कोण बन जाता है ये 180 डिग्री का कोण है। इस 180 डिग्री वाले कोण को ही हम सरल कोण कहते हैं। और जो अंतिम स्थिति है ये वाली स्थिति, इस स्थिति में जिसको हम प्रतिवर्ती कोण कह रहे हैं, इसमें जब हम 180 डिग्री से भी आगे की ओर चली जाती हैं हमारी किरणें, इस तरह से 360 से पहले पहले, यानी कि आपके पास इस तरह का एक चित्र बन जाता है। इस तरह से तो प्रतिवर्ती कोण में ये 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का कोई भी कोण हो सकता है, जिसमें 180 डिग्री नहीं लिया जाएगा और 360 भी जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो अब एक और चीज इसमें जोड़ दूं मैं कि क्या 0 डिग्री का कोण होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम एक किरण लेंगे और इसी दिशा में एक दूसरी किरण ले लेंगे। तो ये जो कोण अभी आपको, और इसको मार्क नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी किरण अभी इसी के ऊपर है, इसने मूवमेंट करना शुरू नहीं किया है, तो अभी ये यानी कि इसने घूमना शुरू नहीं किया है, ये इसी के ऊपर रह रही है। तो अब कोई भी कोण यानी कि अंतर नहीं आ रहा है इसमें, इन दोनों के बीच में, तो ये कोण जो है वो 0 डिग्री का कोण कहलाता है। तो क्या 360 डिग्री का कोण भी बनता है जिसे हम पूर्ण कोण कह देते हैं, कंप्लीट एंगल? तो वो भी इसी तरह से बनेगा, पर उसमें आपको एक पूरा चक्कर शो करना है, इस तरह से बताना है आपको। किरणें दोनों एक ही दिशा में हैं, पर वो एक दिशा में सीधे नहीं पहुंची हैं, एक चक्कर लगाने के बाद पहुंची। एक पूरा चक्कर यहाँ 0 डिग्री से चली थी और एक घूमते हुए फिर दोबारा इसी किरण के ऊपर जब आ जाएगी तो ये 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसके अतिरिक्त भी बाद में जाकर के हम बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि इससे बड़े कोण भी हो सकते हैं, कोण ऋणात्मक भी हो सकते हैं दिशाओं के हिसाब से, पर अभी जो विषय वस्तु है उसके अनुसार हमें इन्हीं चीज़ों पर प्रकाश डालना था, हमें इन्हीं चीज़ों को अपने मन में बिठाना है और ध्यान से समझना है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आप सभी के लिए सफल रहेगा और आप जो है इन सभी चीज़ों को आसानी से समझ पाए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अध्याय 3 के साथ अगले वीडियो।